हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 54 और लेक्चर नंबर 54 है, इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन, इसका आगे का पोर्शन। अगर अपन पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर पर मैंने आपको कई सारे जैसे रिजिड बॉडीज है उनका जड़त्व गुण मैंने आपको बता दिया था। अब किस किस का जड़त्व गुण मैंने आपको बताया था, याद करें अपन। देखो, एक तो मैंने आपको बताया था कि इसका समरूप छड़ का, और उसके बाद असमरूप छड़ का बताया था। इसके बाद में वलय का बताया था, चकती का बताया था, खोखले गोले का, ठोस गोले का, खोखले बेलन का, ठोस बेलन का, और इसके बाद में मैंने आपको बताया था वर्गाकार प्लेट का, त्रिभुजाकार प्लेट का बताया था। ठीक है ना। तो ये अपने पास है कई सारे जड़त्व गुण हो गए थे। इसके बाद में आज मैं आपको बताता हूँ कुछ और इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें। तो देखते हैं अपन व्यवधान से। सबसे पहले अपन बात करते हैं खोखले शंकु का जड़त्व गुण। खोखले शंकु का, ये शंकु है, और ये खोखला शंकु हो गया अभी। और इसके बाद में ध्यान से अपने को इस वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण ज्ञात करना है। इस वाली अक्ष के सापेक्ष। तो खोखले शंकु का जड़त्व गुण अगर इस अक्ष के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो ये अपने पास I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है m r² बटे 2। ठीक है ना। और इसके बाद में यहां पे r क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, इसकी ये वाली त्रिज्या ना वो आपके पास r हो जाएगी। और इसका जो द्रव्यमान है वो आपके पास कितना हो जाएगा, m। और इसके बाद में ठोस शंकु का जड़त्व गुण। ठोस शंकु बना देता हूं एक, ये ठोस शंकु हो गया। और इसके बाद में इसका जो द्रव्यमान है वो भी कितना हो जाएगा आपके पास, m। और इसकी जो त्रिज्या वो भी कितने आपके पास, r है। इसके बाद में इस वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण ज्ञात करना है। ये आपके पास है त्रिज्या r हो जाएगी। तो I बराबर कितना देगा आपके पास है, 3/10 mr²। अब ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है भाई। ठीक है ना। चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, देखो कोई भी जैसे आपके पास में वर्ताकार चाप है, उस वर्ताकार चाप का जड़त्व गुण ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो वर्तीय चाप का जड़त्व गुण, वर्तीय चाप का जड़त्व गुण आपको बताता हूं ध्यान से मैं। देखिएगा, जैसे मान के चलिए ये आपके पास में कोई भी वर्त है, और इसके बाद इस वर्त का अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से कोई भी एक छोटा सा चाप काट लेते हैं। ये अपन एक चाप बना दिया, देखो यहां तक का ये चाप है। और अब इस चाप का जो द्रव्यमान है, चाप का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास, m। और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। तो इस वाली अक्ष के सापेक्ष, तो इस वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण कितना होता है, इसका हो जाएगा mr² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, mr²। भाई जो वलय होती है ना, उस वलय का जड़त्व गुण कितना होता है, mr²। तो वर्ताकार चाप का जड़त्व गुण भी कितना हो जाएगा, mr² हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं इसका I बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, mr²। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में कोई एक चकती है और इस शक्ति का अपन ने ये कोई भाग काट दिया है
कि इतना सा भाग अपने काट करके साइड में कर दिया है, और इसके बाद इसको अपन ने रिमूव कर दिया है। अब यहां पर ये जो बचा हुआ भाग है इसका द्रव्यमान कितना है, m, इसकी त्रिज्या कितना देगी, r। तो इस अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण I बराबर कितना देगा आपके पास, m r स्क्वायर बटे 2 देगा, ठीक है ना। तो I बराबर कितना देगा, m r स्क्वायर बटे 2 देगा। अब ये बात आपको थोड़ी सी हो सकता है अजीब सी लग रही हो कि सर पूरी वलय का जड़त्वागुण भी m r स्क्वायर था और वर्ताकार चाप का जड़त्वागुण भी m r स्क्वायर ही हो रहा है, ऐसा कैसे है? क्योंकि यार वहां पे पूरी वलय का द्रव्यमान m था और यहाँ पे इस चाप का द्रव्यमान m है, ठीक है ना। ये चीज हो गई, तो समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से बात आपके। मैं ये कह रहा हूँ कि इस इतने से भाग का द्रव्यमान m दीर्घ है, अगर पूरी वलय का आप निकालोगे, ठीक है ना, तो पूरी वलय का अगर आप निकालोगे तो उसका द्रव्यमान भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज है, तो ये बातें शायद आपकी समझ में आ गई होगी। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से एक बार देख लें, नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट। जैसे मान के इसलिए आपके पास में कोई भी इस प्रकार से अर्धवर्ताकार चाप है, ठीक है ना, ये अर्धवर्ताकार चाप है। तो ये कोई भी अर्धवर्ताकार चाप, इसका द्रव्यमान कितना है, m, इसकी त्रिज्या कितनी देगी, r, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अभी द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण चाहिए भाई इसका, ठीक है ना। सेंट्रोमास से पास होने वाली जो एक्सिस है उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो चलो करते हैं अपन, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले अपन इस वाली अक्ष के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ऑब्वियसली इसका सेंट्रोमास है वो तो यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी होती है आपके पास, 2r/π होती है, ये भी अपन जानते हैं। तो सबसे पहले इस वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण कितना देगा, I, और सेंट्रोमास इसका यहाँ पर हो जाएगा, तो इसके अबाउट क्या देगा आपके पास, ICM हो जाएगा। क्या देगा, ICM, ठीक है ना। अब दो ध्यान से, ये वाली जो अक्ष है इसके सापेक्ष तो जड़त्वागुण कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक प्रकार का वर्तीय चाप ही है। तो केंद्र से पास होने वाली जो एक्सिस है उसके परिध जड़त्वागुण कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में अपन लिख सकते हैं I बराबर क्या होता है आपके पास में, ICM प्लस mr स्क्वायर। अब यहां पर तो आपको ICM निकालना है, तो ICM बराबर कितना होता है, I माइनस mr स्क्वायर। अब यहां पर आपके पास I बराबर कितना होता है, mr स्क्वायर माइनस m, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितना देगी आपके पास, 2r/π का होल स्क्वायर। इसके बाद में यहां से mr स्क्वायर, इसको कॉमन ले लो, ये आपके पास 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास, 4/π का पाई स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अभी ICM बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ICM। तो ध्यान से देखना, देखो सुनाओ भाई, इस वाली अक्ष की सापेक्ष तो आपको जड़त्वागुण मालूम है, और सेंट्रोमास से गुजरने वाली अक्ष की सापेक्ष आपको जड़त्वागुण चाहिए। तो यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं, I बराबर क्या होता है, ICM प्लस क्या होता है, mr स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपको ICM निकालना है, ठीक है ना। तो ICM बराबर I माइनस mr स्क्वायर हो जाएगा। अब I की वैल्यू और स्मॉल r की वैल्यू अपन पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो इसके अंदर अपन बात करते हैं कि केविटी प्रॉब्लम। केविटी प्रॉब्लम, जैसे मान के चलेगा ये कोई गोला है, ठोस गोला है, और इस ठोस गोले में से ना अपन इस प्रकार से जो गोलाकार भाग है वो काट करके साइड में निकाल दिया है, ये अपन ने काट करके साइड में निकाल दिया। तो आपको जो शेष भाग है उसका केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण चाहिए भाई।
तो शेष भाग का इस अक्ष के सापेक्ष आपको जड़त्व गुण चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो गोला है इसका काटने से पहले द्रव्यमान कितना हो जाएगा m, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके पास r, और जो काट करके आपने भाग निकाला है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके पास r/2, ठीक है ना। ये बात होगी। तो काटने से पहले इसका द्रव्यमान कितना देगा m दीर्घ है, तो आपको क्या करना भी शेष भाग है उसका इस वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण चाहिए। तो वो अपन कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से। देखो सबसे पहले अपन ये निकालते हैं, अपन ऐसे सोचते हैं कि इस अक्ष के सापेक्ष काटने से पहले जड़त्व गुण कितना था, और काटने से पहले जो जड़त्व गुण था वो किसकी वजह से था, एक तो काटे गए भाग के कारण जड़त्व गुण प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है शेष भाग के कारण जड़त्व गुण। तो कुल जड़त्व गुण बराबर काटे जाने वाले भाग के कारण जड़त्व गुण प्लस शेष भाग के कारण जड़त्व गुण। तो यहां से शेष भाग के कारण जड़त्व गुण बराबर क्या होता है, काटने से पहले का जड़त्व गुण माइनस काटे गए भाग के कारण जड़त्व गुण। जो भाग अपन ने काट करके निकाला है उसके जड़त्व गुण को माइनस कर देंगे तो आपके पास है शेष भाग का जड़त्व गुण आ जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं यहां पे देवदान से शेष भाग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर काटने से पूर्व है मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस काटे गए भाग का दी गई अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि काटने से पहले इसका द्रव्यमान कितना भी m है और त्रिज्या कितनी इसकी r है, और ये क्या है ठोस गोला है। तो ठोस गोले का काटने से पहले जड़त्व गुण कितना था बताओ 2/5 है हमारी स्क्वायर। तो इसको अपन लिख सकते हैं दोनों से बराबर 2/5 m² माइनस, अब जिस भाग को आपने काट करके निकाला है उसका दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण कितना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। दी गई अक्ष के सापेक्ष, ऐसे नहीं किसी भी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण आप लिख दोगे। अब देखना ध्यान से देखो भाई, जो भाग आपने काट करके निकाला है ये वाला भाग आपने काट करके निकाल दिया, तो इसका द्रव्यमान कितना है बताओ m बटे अपन ने कैलकुलेशन करी थी इसकी m/8, और इसकी त्रिज्या कितनी देगी आपके पास बताओ r/2। तो आप तो ये मान लो कि आपके पास में m/8 द्रव्यमान और r/2 त्रिज्या का कोई भी एक गोला है, और ये वाला जो गोला है इस गोले को देखो आप, इसकी ये वाली अक्ष कौन सी अक्ष हो जाएगी, स्पर्शरेखीय अक्ष होगी या इसकी सतह से गुजरने वाली अक्ष होगी। और सतह से गुजरने वाले अक्ष की सापेक्ष जड़त्व गुण कितना होता है 2/5 है हमारी स्क्वायर, नहीं 7/5 है हमारी स्क्वायर होता है। तो माइनस क्या कर देंगे अपन बताओ 7/5, m की जगह अपन क्या लिख देंगे बताओ m/8, r की जगह अपन क्या लिख देंगे बताओ r/2, इसका अपन स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से आपके पास मध्योदान से बराबर क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करते हैं तो ये तो आपके पास हो जाएगा 2/5 mr² माइनस क्या हो जाएगा आपके पास बताओ r/2 का स्क्वायर कितना होता है r²/4, ठीक है ना। तो 4 8 × 4 कितना हो जाएगा 32, 32 × 5 कितना हो जाएगा 160, तो 7/160 mr²। 160 को अपन एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32, 32 × 2 कितना हो जाएगा 64, तो माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 7 mr², और 64 में से अगर अपन 7 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 57। तो यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं 57/160 mr², ये आपका आंसर हो जाएगा अभी।
तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझिएगा आप। अगर आपको सबसे पहले आप ऐसे सोचो कि कुल गोला बराबर काटा जाने वाला भाग प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है शेष भाग। तो काटने से पहले का कुल जड़त्व गुण बराबर काटे जाने वाले भाग के कण जड़त्व गुण प्लस शेष भाग के कण जड़त्व गुण। तो शेष भाग के कण जड़त्व गुण बराबर काटने से पहले का जड़त्व गुण माइनस जिस भाग को आपने काट करके साइड में किया है उसका जड़त्व गुण, और उसका जड़त्व गुण कौन से अक्ष के सापेक्ष, जो अक्ष आपको दे रखी है उसके सापेक्ष। अब ऐसे मत बोल देना कि ये जो भी गोलाकार है तो इसका जड़त्व गुण आपने यहाँ पे 2/5 है हमारी इस पर लिख दिया, नहीं 7/5 है हमारी इस पर लिखना भी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, नोट करें इसको आप अच्छे से। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा 3 क्वेश्चन हैं लिखे हुए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आपके पास में ठोस गोला है, इस ठोस गोले की त्रिज्या कितनी भी r है और इसका जड़त्व गुण कितना दे रखा है आपको, I दे रखा है, ठीक है ना। इसके बाद इस ठोस गोले को आपने पिघला करके कैसे भी एक चक्ति के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, किसमें, एक डिस्क में, चक्ति में, और इस चक्ति की जो मोटाई है वो कितनी दे रखी है आपको, r/4 दे रखी है, ठीक है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पूछ रखा है, इसका जड़त्व गुण आपको पूछ रखा है, कौन सी अक्ष के सापेक्ष, ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष से अपन बात करेंगे। तो ध्यान से देखना, देखो जैसे मान के इसलिए ये कोई गोला है, गोला बना देते हैं कि ये कोई गोला है और इसकी इस वाली अक्ष के सापेक्ष से अपन बात करेंगे। भाई कोई अक्ष अगर नहीं दे रखी है तो ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष से अपन बात करते हैं। ये गोला हो गया, इस गोले का जो द्रव्यमान है वो कितना देगा आपके पास m, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितना देगी आपके पास में r। इसके बाद इसको आपने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, एक चक्ति में। चक्ति कैसे बनती है देवदान से, इस प्रकार से यूं, ये चक्ति के अंदर कन्वर्ट कर दिया आपने इसको। ये चक्ति हो गई, और इसके बाद इस शक्ति का इस वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण आपको पूछ रहा है। अब ध्यान से देखना, देखो गोले से आपने चक्ति बनाई है तो ऑब्वियसली इसका द्रव्यमान भी कितना रहेगा, m ही रहेगा। तो द्रव्यमान भी इसका m रहेगा, और इसकी जो मोटाई है वो मोटाई आपको दे रखी है, ये आपको दे रखी है r/4, और इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या मेरे को मालूम नहीं है, तो इसकी त्रिज्या कितनी रहेगी आपके पास है, मान के इसलिएगा r मान लो, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान बराबर होगा भाई, क्योंकि न तो अपन ने कोई मास है द्रव्यमान है बाहर से अपन ने ऐड किया है, और नहीं अपन ने इसमें से कुछ द्रव्यमान निकाला है। इसका द्रव्यमान तो एज इट इज रहेगा, और अपन जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। अब घनत्व भी एज इट इज रहना है। घनत्व एज इट इज कैसे रहेगा, क्योंकि घनत्व डिपेंड करता है मटेरियल पे, पदार्थ पे। तो पदार्थ की प्रकृति वैसी वैसी रहती है। एक कॉपर का स्फीयर था तो कॉपर की डिस्क बनेगी, गोल्ड का गोला था स्फीयर था तो गोल्ड की डिस्क बनेगी। तो डेंसिटी में भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो अपन जानते हैं कि m बराबर क्या होता है आपके पास में, v इंटू रो, m कॉन्स्टेंट और रो कॉन्स्टेंट, तो ऑब्वियसली v भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि इसका आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r³ बराबर। अब अपन इसके आयतन की बात करते हैं। चक्ति का आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू मोटाई। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपके पास में, पाई, इसके बाद r², ठीक है ना, इंटू मोटाई। मोटाई कितना देगी आपके पास, r/4 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन पाई से अपन यहाँ पे पाई से अपन पाई को कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसके बाद एक r से अपन एक r को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे r की पावर कितने देगी आपके पास है, 2, और इसके बाद में दोनों से यहाँ से आपके पास r² बराबर, यहाँ से r² निकाल दो तो r² बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है ना। तो 4 × 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 16/3, 16r² बटे क्या हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो जाएगी कहीं। तो यहाँ से आपके पास r² बराबर, एक r से एक r कट चुका है तो r² बचेगा,
16/3 इंटू आर स्क्वायर, ये आ गया अभी। अब सबसे पहले इसका जड़त्वा गुण आपको आई बोल रहे हैं, तो जड़त्वा गुण आई बराबर क्या हो जाएगा, अपन लिख सकते हैं आई बराबर 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर, और इसका जड़त्वा गुण क्या हो जाएगा, मान के चलेगा आई डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई डैश। तो आई डैश बराबर कितना होता है, तो चक्ति का जड़त्वा गुण कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, तो इसको अपन बोलेंगे एम आर स्क्वायर बाई 2। आर स्क्वायर को अपन यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना देगा आपके पास में, देना से एम बाई 2, और आर स्क्वायर को अपन क्या बोल देंगे बताओ, 16r² बटे 3। 16/2 कितना देगा 8, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, 8/3 इंटू क्या देगा एम आर स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं एम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं, यहां से इससे निकाल लो एम आर स्क्वायर की वैल्यू, तो यहां से आपके पास है जो एम आर स्क्वायर है, इस एम आर स्क्वायर की वैल्यू देगी आपके पास है 5i/2, 5i/2, और एम आर स्क्वायर की यही वैल्यू अपन यहां पे पुट कर देंगे तो आपके पास आई डैश बराबर क्या बन जाएगा, देखिएगा ध्यान से देखो, 8/3 एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं अभी 5i/2, तो 5i/2, 8/2 कितना देगा आपके पास है 4, और 5 इंटू 4 कितना देगा 20, तो 20/3 इंटू आई, ये आपका आंसर हो गया अभी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं ध्यान से। देखो बेटा आपके पास है कोई चक्ति, इस चक्ति का द्रव्यमान कितना है कैपिटल एम, और इसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर है। इसके बाद में इसकी परिधि प्राप्त है, स्मॉल एम द्रव्यमान के 4 पार्टिकल्स है वो चिपका रखे हैं, तो इस अक्ष के सापेक्ष आपको जड़त्वा गुण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक तो आपके पास है चक्ति और 4 आपके पास है पार्टिकल्स है, तो कुल जड़त्वा गुण अगर आपको ज्ञात करना है तो चक्ति का जड़त्वा गुण और कणों का जड़त्वा गुण आपको जोड़ना है। तो आई बराबर चक्ति का जड़त्वा गुण कितना होता है, इस अक्ष के सापेक्ष एम आर स्क्वायर बाई 2, तो कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब यहाँ पे एक जो पार्टिकल है वो अक्ष से कितनी दूरी पर है, कैपिटल आर डिस्टेंस पर, तो एक पार्टिकल का जड़त्वा गुण कितना देगा एम आर स्क्वायर, तो 4 पार्टिकल्स का कितना देगा 4m आर स्क्वायर देगा, तो प्लस क्या देगा आपके पास 4m इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर स्क्वायर को अपन क्या करते हैं अभी कॉमन ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर को अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आपके पास में जो है 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये तो आपके पास है कैपिटल एम और प्लस ये आपके पास 8m हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, कैपिटल एम प्लस क्या देगा आपके पास 8 स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर अपॉन, ये आपके पास है जड़त्वा गुण हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो चक्ति के जड़त्वा गुण के अंदर चारों कणों के जड़त्वा गुणों को अगर आप जोड़ दोगे तो कुल जड़त्वा गुण आपको प्राप्त हो जाएगा अभी। चलो अगला क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको इसके अंदर देनी है। यहाँ पे कोई भी रोड है, इस रोड का द्रव्यमान के अंदर से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्वा गुण कितना भी आई है, और मैंने क्या कर दिया अभी इस रोड को बीच में से मोड़ दिया है थीटा एंगल पे, तो इसका जड़त्वा गुण आपको बताना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जड़त्वा गुण है वो मोड़ने से बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, जड़त्वा गुण पहले भी आई था और अब भी कितना रहेगा आई रहेगा, ठीक है ना। तो कैसे अपन चेक करते हैं, से आई बराबर कितना देगा बताओ एम एल स्क्वायर बटे 12। अब देवदान से ये वाला जो भाग है इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m/2, और इसकी लंबाई भी कितनी देगी आपके पास l/2, उसका द्रव्यमान भी कितना देगा m/2, लंबाई कितनी देगी l/2 देगी। अगर अपन इस अक्ष की बात करते हैं तो इस अक्ष के लिए ये m/2 द्रव्यमान और l/2 लंबाई वाली जो छड़ है वो सिरे के सापेक्ष घूम रही है, तो अपन निकालते हैं आई डैश बराबर, इसका कितना देगा सिरे के सापेक्ष कितना होता है ml स्क्वायर बटे 3, तो m कितना देगा m/2, l स्क्वायर बटे 3, तो l स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास है 4, और बटे कितना देगा आपके पास है 3, और ये एक भाग का हो गया और दूसरे भाग का भी इतना हो जाएगा, तो कुल कितना हो जाएगा इसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से 2 को काट दो, तो आई डैश बराबर भी कितना हो जाएगा आपके पास ml स्क्वायर बटे 12, तो यहाँ से आपके पास आई डैश किसके बराबर हो जाएगा आई के बराबर हो जाएगा, ये बात हो गई। तो जड़त्वा गुण वाला जो टॉपिक है वो बच्चों आपका यहीं पे फिनिश होता है।
और बाकी मॉड्यूल के अंदर कई सारे क्वेश्चंस, कई सारी एक्सरसाइज वगैरह आपको दे रखी है, ठीक है ना, तो उनको आप अच्छे से सोल्व करना, ठीक है ना। तो करें इन सब चीज़ों को आप नोट, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो चलिए बच्चों, जड़त्वागुण के बाद में अपन अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है घूर्णन त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ गायरेशन। तो देखिएगा, घूर्णन त्रिज्या, इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको अपन किससे, के से। तो क्या होती है, ध्यान से देखना, देखो देखिएगा, देखो घूर्णन त्रिज्या किसी भी पिंड की घूर्णन अक्ष से वो दूरी होती है जहां पर यदि अपन ने उस पिंड का सारा द्रव्यमान केंद्रित मान लिया, यानी अपन ने उसको एक बिंदु द्रव्यमान के रूप में मान लिया, तो इस स्थिति में आपको जड़त्वागुण का मान वही प्राप्त होता है जो वास्तविक द्रव्यमान वितरण से प्राप्त हो रहा था। कैसे, देखिएगा, ध्यान से देखो। जैसे मान के चलिएगा, ये आपके पास कोई भी एक पिंड है, ये कैसा भी एक पिंड है, यादृच्छिक आकृति का है, और इसके बाद में ये वाली जो अक्ष है, इस अक्ष के सापेक्ष आपको जड़त्वागुण कितना प्राप्त होता है भाई, आई प्राप्त होता है, और यहां पे इसका जो द्रव्यमान है वो कितना आपके पास में, एम है, ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूं, इस पिंड का सारा जो द्रव्यमान है वो एक बिंदु पर केंद्रित मान लेता हूं। मतलब सीधी सी बात है, इस पिंड को मैं एक पॉइंट मास से, एक बिंदु द्रव्यमान से रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है ना। चलो, ये मैंने घूर्णन अक्ष वो की वो बना दी, ठीक है ना, बिंदु द्रव्यमान है। अब इसको मैं यहां से इस प्रकार से दूर की तरफ ले जाता हूं, और जैसे जैसे मैं दूर की तरफ ले जाऊंगा तो वैसे वैसे जड़त्वागुण का मान बढ़ेगा, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है, आर बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। और यदि इसकी जो डिस्टेंस है वो आपने आर बराबर कितनी कर दी, के, और यहां पर आपने पूरा का पूरा द्रव्यमान केंद्रित मान लिया एम, तो इस स्थिति में आपको जड़त्वागुण कितना प्राप्त हो जाएगा, तो एम इंटू आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितना देगी, के, तो एम के स्क्वायर, और एम के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इस आई के बराबर ही आपको प्राप्त होती है। तो यहाँ से आई बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, एम के स्क्वायर, तो यहाँ से के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आई बाई एम, तो के बराबर कितना हो जाएगा बेटा, रूट ऑफ आई अपॉन एम, ये आपको के की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, घूर्णन त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है ना। अब अलग अलग पिंडों के लिए अपन बात करते हैं, जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं वलय के लिए। तो ये आपके पास वलय होगी, और वलय के लिए आई बराबर कितना होता है, एम आर स्क्वायर, और यहां से आई बराबर कितना लिख सकते हैं अपन, एम के स्क्वायर, तो यहां से आपके पास है के स्क्वायर बराबर कितना देगा, आर स्क्वायर, तो यहां से के बराबर कितना देगा आपके पास है, प्लस माइनस आर, और यहां से आपके पास है के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी। एक तो के की वैल्यू और एक के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू, ये आपको ध्यान रखनी है भी। वलय के बाद में अगली बात अपन करते हैं कि इसकी शक्ति की, वलय या जो आपके पास है खोखला बेलन है, इसका जड़त्वागुण भी तो वही होता है ना, और इसी प्रकार से चकती या ठोस बेलन, तो इसके लिए आई बराबर क्या होता है बताओ, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम के स्क्वायर के बराबर कर देंगे, के स्क्वायर बराबर कितना देगा, आर स्क्वायर बाई 2, तो यहां से आपके पास के बराबर कितना देगा बताओ, प्लस माइनस आर बाई रूट 2, तो के बराबर कितना देगा आपके पास में, प्लस माइनस आर बाई रूट 2 देगा। तो एक तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, और एक ध्यान से देखना, देखो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितने देगी आपके पास, 1/2 देगी, क्योंकि आर स्क्वायर को अगर इसके अपॉन में ले जाएंगे तो कितना देगा, 1/2। अब ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है भी। इसके बाद में खोखला गोला, खोखले गोले का आई बराबर कितना होता है बताओ, 2/3 एम आर स्क्वायर, आई को एम के स्क्वायर के बराबर कर दो,
तो के स्क्वायर बराबर कितना देगा 2r² / 3। तो के बराबर कितना देगा आपके पास में प्लस माइनस ये बन जाएगा। और यहां से अगर अपने को k² / r² की वैल्यू निकालनी है तो कितना देगा आपके पास है 2/3। और इसके बाद में ठोस गोले की बात करते हैं। तो I बराबर कितना था ठोस गोले के लिए 2/5 है mr²। इसको mk² के बराबर कर दो तो k² बराबर कितना देगा आपके पास है 2r²/5। तो यहां से आपके पास है k बराबर कितना देगा बताओ प्लस माइनस √2/5 × r। और इसके बाद में k² / r² बराबर कितना देगा आपके पास है 2/5 हो जाएगा। तो जितने भी अपने इस रोटेशनल मोशन के अंदर पिंड पड़े उन सारे के सारे पिंडों के लिए एक तो k की वैल्यू यानी घूर्णन त्रिज्या की वैल्यू और एक k² / r² की वैल्यू अपने निकाल ली है। और ये सारी की सारी वैल्यूज आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। आपको बताएगी जैसे वली होती है इसका जड़त्व गुण कितना होता है mr² होता है, ठीक है ना। तो k² / r² 1 हो जाएगा, mr² / 2 होता है तो 1/2 हो जाएगा, 2/3 mr² होता है तो 2/3 हो जाएगा, 2/5 mr² होता है तो 2/5 हो जाएगा। तो इन चीज़ों को याद रखना बहुत आसान है। जब अपन रोलिंग मोशन पढ़ेंगे, लौटनी गति पढ़ेंगे, तो ये k² / r² की वैल्यू है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो वहाँ पे अपन इनके बारे में दोबारा से बात करेंगे और ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी होगी भी। तो इन चीज़ों को करें, नोट करें, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कि द्रव्यमान को हटाने या जोड़ने से जो आपके पास है घूर्णन त्रिज्या के है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। देखो, सबसे पहले जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उनको आपको ध्यान में रखना डायरेक्टली। जैसे मान के चलिएगा ये अपने पास है कोई भी पिंड है, ठीक है ना, और इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो कितना देगा आपके पास है m। इस पिंड का है ना इस अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्व गुण है वो कितना देगा आपके पास I, ठीक है ना। और मान के चलिएगा इसकी घूर्णन त्रिज्या है वो ये रही, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितना देगी आपके पास है k। ये k हो गया। मतलब इस पिंड का सारा द्रव्यमान अगर आपने इस बिंदु पर केंद्रित कर दिया ना तो भी आपको जड़त्व गुण का मान कितना प्राप्त होगा, I प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि k बराबर √I/m, ठीक है। अब यदि इसके अंदर से में से कोई भी द्रव्यमान को मैं काट करके निकालता हूं, कहीं से भी मैंने थोड़ा सा द्रव्यमान काट करके निकाल दिया, तो इस स्थिति में द्रव्यमान m है वो भी कम होगा और जड़त्व गुण वो भी कम होगा। तो I भी कम होगा, m भी कम होगा, दोनों कम होंगे। अब यहाँ पर जो k है वो कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है और नियत भी रह सकता है। तो k के मान में जो परिवर्तन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि m में ज़्यादा कमी हो रही है कि I में ज़्यादा कमी हो रही है। अगर m में ज़्यादा कमी होगी तो इस स्थिति में k में क्या हो जाएगी, वृद्धि, और I में अगर ज़्यादा कमी होगी तो k में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और अगर दोनों में समान परिवर्तन होता है तो इस स्थिति में अगर दोनों में सेम चेंज होगा ना, इस स्थिति में k की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी भी, ठीक है ना। तो ध्यान से अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ कि यदि k बराबर r से द्रव्यमान हटाएं या जोड़ें तो अगर अपन हटाएं, यदि k बराबर r से अपन द्रव्यमान हटाएं तो इस स्थिति में क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो, द्रव्यमान में भी कमी होगी, जड़त्व गुण में भी कमी होगी। तो m है उसमें भी क्या हो जाएगी, कमी, और जड़त्व गुण में भी क्या हो जाएगी, कमी। दोनों में अगर कमी हो रही है तो इस स्थिति में आपका जो k है वो क्या रहेगा,
कांस्टेंट, ठीक है ना, ये चीज हो गई। तो के बराबर आर से अगर आपने द्रव्यमान को हटा दिया तो इस स्थिति में द्रव्यमान में भी कमी आती है, जड़त्व गुण में भी कमी आती है, और दोनों में कमी है वो सेम अमाउंट में आती है, समान मात्रा में आती है, ठीक है ना। तो के की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद में यदि आपने यदि के बराबर आर से नहीं, यदि आपने स्मॉल आर दूरी स्मॉल आर है, आर बराबर के से द्रव्यमान हटाए, ठीक है ना, और यदि आपके पास जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू आपने के से भी ज्यादा ले ली, यदि आर ग्रेटर देन के से द्रव्यमान हटाएं, यानी द्रव्यमान आपने इससे भी आगे से हटाया, तो द्रव्यमान ज्यादा डिस्टेंस से हटा दिया, तो ज्यादा द्रव्यमान, ज्यादा दूरी पर जो द्रव्यमान रखा हुआ था ना उसका जड़त्व गुण में रोल भी ज्यादा था अभी, क्योंकि अपन जानते हैं आई बराबर क्या होता है mr स्क्वायर, और जो द्रव्यमान ज्यादा दूर था उसका जड़त्व गुण भी ज्यादा था, तो जड़त्व गुण भी ज्यादा कमी होगी। तो अपन बोल सकते हैं कि m में तो क्या होगी भाई, द्रव्यमान में कमी और जड़त्व गुण में क्या हो जाएगी भाई, ज्यादा कमी, और जड़त्व गुण में अगर ज्यादा कमी होगी तो इस स्थिति में आपके पास जो k है वो क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा। और इसके बाद ध्यान से देखना, देखो यदि आर लेस देन के, से अगर अपन द्रव्यमान हटाएं तो ध्यान से देखना, देखो आर लेस देन के, यानी इससे भी पीछे से अपन यहां से कहीं से द्रव्यमान हटाते हैं, गुणनक्ष के आसपास में से अपन कोई द्रव्यमान हटाते हैं, तो इस स्थिति में द्रव्यमान तो जाएगा बट गुणनक्ष के आसपास में से जा रहा है, जड़त्व गुण में इसका कोई ज्यादा रोल नहीं था, तो द्रव्यमान में भी कमी आएगी, जड़त्व गुण में भी कमी आएगी, बट जड़त्व गुण में जो कमी है वो कम होगी भी। तो ध्यान से देखना, देखो द्रव्यमान में कमी आएगी ज्यादा, जड़त्व गुण में कमी आएगी कम, तो इस स्थिति में आपका जो के है वो क्या हो जाएगा भी, बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ये चीज हो गई। और इसका उल्टा भी हो जाएगा भी, अगर अपन द्रव्यमान को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इस पे आप विचार कर सकते हैं। यदि r बराबर k पर आपने द्रव्यमान को जोड़ दिया तो इस स्थिति में क्या होगा भी, m भी बढ़ेगा, i भी बढ़ेगा, तो k क्या रहेगा भी, कांस्टेंट रहेगा। यदि r ग्रेटर देन k पे आपने द्रव्यमान को जोड़ दिया तो इस स्थिति में m भी बढ़ेगा बट i ज़्यादा बढ़ेगा, और ध्यान से देखना, तो i ज़्यादा बढ़ेगा ना, तो अल्टीमेटली k है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि r लेस देन k से आपने द्रव्यमान पहले तो हटाया था, अब आपने जोड़ दिया, यदि r लेस देन k डिस्टेंस पर अगर आपने द्रव्यमान को जोड़ दिया है, ठीक है ना, तो कम दूरी पर अगर आपने द्रव्यमान को जोड़ा है तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, जड़त्व गुण भी बढ़ेगा, और द्रव्यमान में बढ़ोतरी ज़्यादा होगी, क्योंकि गुणनक्ष के पास में अगर आप द्रव्यमान रखोगे ना तो जड़त्व गुण में कोई खास चेंज नहीं होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा भी, तो द्रव्यमान में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी ना, तो इस स्थिति में के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी भी, ठीक है ना, ये बात हो गई भी। तो ये गुणन त्रिज्या आपने अच्छे से समझी होगी, तो इन सारी चीज़ों को आप नोट करें, फिर उसके बाद में अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बलागुण। तो चलिए बच्चों, जड़त्व गुण वाला टॉपिक है वो अपन ने फिनिश कर दिया। इसके बाद में अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बलागुण, टॉर्क। तो क्या होता है टॉर्क, क्या होता है, देखो ट्रांसलेटरी मोशन यानी रेखीय गति में जो काम बल करता है, गुणन गति में वही काम कौन करता है, भी बलागुण करता है, ठीक है ना। यानी ट्रांसलेटरी मोशन है यानी स्थानांतरण गति है, उसमें किसी भी वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए अपन क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं। और इसी प्रकार से गुणन गति में किसी भी वस्तु को घुमाने के लिए या घूमती हुई वस्तु को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, बलागुण लगाते हैं, ठीक है ना। अब ये बलागुण है वो बल से किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और इसके बाद में इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये अपन देखेंगे, और इसके बाद में इसकी एप्लीकेशंस वगैरह सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए करते हैं डिस्कस। टॉपिक का नाम है बलागुण, टॉर्क। तो क्या होता है अभी, बल का आघूर्ण बोल दो, या आप चाहो बल का गुणन प्रभाव बोल दो इसको आप। तो बल का आघूर्ण या बल का गुणन प्रभाव एक ही बात हो गई भी, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है ना।
अब भी क्या होता है, अभी मैथमेटिकली इस बात को अपन कैसे समझ सकते हैं, देखो ध्यान से। जैसे मान के चलिए ये अपने पास कोई भी एक वस्तु है, कोई भी अपने पास इस प्रकार से पिंड है, ठीक है ना। और देखो ये इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान आपका बोर्ड की तरफ होना चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन सब वो सॉल्व हो पाएंगे। ये कोई भी वस्तु है, अपन इसको यहाँ पे क्या करेगा, इस प्रकार से यूं पाइवोट करके, पाइवोट का मतलब होता है हिंज करके, यानी इसके सापेक्ष इसको घूमना है। तो ये तो आपके पास में पॉइंट हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ओ। तो ओ तो क्या हो जाएगा आपका गुणनक्ष। एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। या आपके पास में कोई भी पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पर है ना वो इस प्रकार से यूं फोर्स लग रहा है, पॉइंट पी पर इस प्रकार से यूं फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स को अपन बोल देंगे एफ वेक्टर। तो यहां पे इस पॉइंट को मैं बोलने वाला हूं पी। तो जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगाते हैं उसको अपन बोलते हैं क्रियाकारी बिंदु, यानी पॉइंट ऑफ एक्शन। तो ये आपके पास हो जाएगा पी। क्रियाकारी बिंदु हो गए भी। अब ध्यान से देखना, देखो जिस लाइन के अंदर इस बल लग रहा है उसको अपन पीछे की तरफ यूं बढ़ा देंगे। तो ध्यान से देखना, देखो ये मैंने इस प्रकार से इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया। तो पीछे की तरफ बढ़ाने से अपने को जो लाइन प्राप्त होती है उसको अपन बोलते हैं क्रियाकारी रेखा, यानी लाइन ऑफ एक्शन। तो ये आपके पास हो जाएगी बल की क्रियाकारी रेखा, यानी लाइन ऑफ एक्शन होगी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, तो यहां पर आपके पास जो ओ है, इस ओ से इस पी की तरफ अपन एक सदिश बना देंगे, इसको अपन बोलते हैं बल के क्रियाकारी बिंदु का स्थिति सदिश, ठीक है ना। तो यहां पे इस प्रकार से अपन एक वेक्टर बना देते हैं, देखो ये आपके पास में वेक्टर बन गया अभी। और यहां पे इस वाले वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे, आर वेक्टर बोलेंगे। ये आपके पास में पॉइंट पी यहां पे बना देता हूं कि आर वेक्टर बन गया। तो याद रखना आर वेक्टर क्या हो जाएगा, पी का ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश हो जाएगा। तो यहां पे इसको अपन लिख देंगे आर वेक्टर बराबर पी का ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश। और यहां पर अपन ये भी लिख सकते हैं कि आर वेक्टर बराबर क्या बन जाएगा आपके पास, पी का ओ के सापेक्ष। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आर पी वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, आर ओ वेक्टर। तो पी तो आपके पास वो पॉइंट है जहां पे फोर्स लग रहा है, और ओ आपके पास वो पॉइंट है जिसके सापेक्ष आपको बलागुण कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपन अब देखना ध्यान से, देखो यहां पे इस आर वेक्टर और एफ वेक्टर इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो एक एक चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर आर वेक्टर तथा एफ वेक्टर में संबंध हो जाएगा। तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर इन दोनों के बीच में जो, सॉरी दोनों के मध्य, आर वेक्टर तथा एफ वेक्टर के मध्य कोण हो जाएगा अभी। अगर ये वाला एंगल आपके पास में थीटा हो गया तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल है इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, थीटा, ठीक है ना, क्योंकि ये सम्मुख कोण हो गए दोनों। तो ये थीटा, तो ये भी आपके पास में थीटा हो गया अभी, ओके। अब मेरे को एक चीज की जरूरत और पड़ेगी, मैं इस ओ से क्या करता हूं, इस क्रियाकारी रेखा पर लंब डाल देता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। ये मैंने इस पे लंब डाल दिया, कि इस प्रकार से यू, और इसको अपन बोल सकते हैं आर परपेंडिकुलर,
आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो जाएगा अभी, लंबवत दूरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लंबवत दूरी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इसको बाकायदा, आर परपेंडिकुलर बराबर बल की जो क्रिया रेखा है या क्रियाकारी रेखा है इसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। अपन लिख सकते हैं यहां पर आपके पास आर परपेंडिकुलर बराबर, ये आर हो गया ना, तो ये तो आर कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपके पास आर साइन थीटा। तो इसको अपन लिख सकते हैं आर साइन थीटा देगा। और यहां पे इसको अपन एक चीज और बोल सकते हैं, इसका नाम होता है आघूर्ण भुजा। इसको अपन क्या बोलते हैं भी, आघूर्ण भुजा बोलते हैं। तो अब तक तो मैंने फिजिक्स की कोई बात नहीं बताई आपको। भैया आपके पास में कोई भी पिंड है, यहाँ से आपने पाइवोट कर दिया, घूर्णनक्ष होगी, ये पॉइंट पी है जहाँ पर आपने बल लगा दिया एफ वेक्टर, ओ से पी की तरफ स्थिति सदिश बना दिया, आर वेक्टर और पी वेक्टर एफ वेक्टर के बीच का कोण क्या आपके पास में थीटा है। इसके बाद में घूर्णनक्ष से क्रियाकारी रेखा पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लंब डाल दिया, तो इसको मैं आर परपेंडिकुलर बोल दूंगा, और आर परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है, आर साइन थीटा होता है। अब अपन बात करते हैं इसकी बलागुण की बात करते हैं। तो ध्यान से देखना, देखो गणितीय रूप से जो बलागुण होता है टो वेक्टर बराबर, यह होता है आपके पास आर वेक्टर क्रॉस क्या होता है आपके पास एफ वेक्टर होता है। तो बल की क्रियाकारी बिंदु के स्थिति सदिश का बल सदिश के साथ में जो सदिश गुणनफल है वो आपको क्या देगा भी, टॉर्क देगा। तो टो वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा एन केफ हो गया। यहां पे थीटा मैं आपको पहले बता चुका हूं क्या भी, आर सदिश और एफ सदिश के बीच का कोण हो जाएगा। अब यहां पर आर एफ साइन थीटा है, ये तो क्या देगा आपके पास टो का परिमाण, ये तो आपके पास है बलागुण का परिमाण हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। और ध्यान से देखना, देखो आपके पास ये जो एन केप है ये क्या चीज है। अगर आपने सदिश गुणा वेक्टर वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छे से एन केप को जानते हैं। तो एन केप क्या हो जाएगा भी, टो सदिश की दिशा में एकांक सदिश हो जाएगा, यानी बलागुण की दिशा बताने के लिए एकांक सदिश अपन लगाते हैं, वो आपके पास में क्या हो जाएगा भी, एन केप हो जाएगा। तो एन केप बराबर हो जाएगा आपके पास टो सदिश की दिशा में एकांक सदिश। तो एन कैप क्या हो जाएगा आपके पास, टो सदिश की दिशा में एकांक सदिश हो जाएगा। और इसकी जो डायरेक्शन है वो अपन कैसे निकालते हैं अभी, वही जो मैंने आपको वेक्टर में बताया था दाहिने हाथ के नियम की सहायता से। तो आपके पास टो सदिश की जो दिशा है वो अपन दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। अब दाहिने हाथ के नियम से कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे मान के चलिएगा ये मेरा राइट हैंड है, इस राइट हैंड की जो अंगुलियां हैं उनको मैं आर सदिश की तरफ रखूंगा और एफ सदिश की तरफ घुमा दूंगा। तो मेरा जो अंगूठा है वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, बताओ, मेरा अंगूठा टो सदिश की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से देखो, यहाँ पर आर सदिश की डायरेक्शन ऊपर की तरफ यूं, एफ सदिश इधर की तरफ आ रहा है, तो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, तो बलागुण अंदर की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपका जो टो सदिश है वो या तो हो सकता है इनवर्ड और या क्या हो सकता है आउटवर्ड्स, या तो कागज की तरफ लंबवत अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। तो ध्यान से देखना, तो इनवर्ड अगर हो रहा है तो अंगुलियां कैसे घूम रही है भाई, क्लॉकवाइज। तो इस स्थिति में वस्तु कैसे घूमेगी भी, क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है ना। तो वस्तु यदि क्लॉकवाइज घूम रही है तो इस स्थिति में बलागुण की डायरेक्शन वो किधर की तरफ हो जाएगी, अंदर की तरफ। तो वस्तु है वो क्लॉकवाइज घूमती है,
और इस स्थिति में आपकी जो वस्तु है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ये बात होगी। तो बलागुण के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है मैंने आपको यहाँ पे दी है, इनको अच्छे से आप नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई। तो बच्चों बलागुण क्या होता है ये तो अपन ने सीख लिया है। अब देखिए इसको अपन आगे बढ़ाते हैं बात को। देखो ध्यान से, जैसे मान के चलिएगा ये अपने पास में कोई भी वस्तु है और इसको यहाँ पे मान के चलिएगा अपन ने हिंज कर रखा है, यानी पाइवोट कर रखा है, किलकित कर रखा है। इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, इस पर कोई भी एक फोर्स अप्लाई करता हूँ और ध्यान से देखना उस फोर्स की जो डायरेक्शन है, इस फोर्स की डायरेक्शन में इस प्रकार से लेता हूँ यूं कि जो बल है इसकी क्रिया रेखा इस प्रकार से घूर्णनक से होकर के गुजरती है। तो ये आपके पास में क्या देगा, एफ फैक्टर देगा। तो इस स्थिति में ध्यान से देखना, देखो आर सदिश भी आपके पास ये बन जाएगा। तो यहाँ पे आर सदिश और एफ सदिश दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास साइन थीटा बराबर भी कितना हो जाएगा, 0, और टो बराबर भी कितना हो जाएगा आपके पास में, 0। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी बल जिसकी क्रिया रेखा यदि गुणनक से होकर के गुजर रही है उसका बलागुण अपने को कितना प्राप्त होता है भाई, 0 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 0। इसका कोई भी टॉर्क प्राप्त नहीं होगा, ये बात हो गई। और टो बराबर क्या होता है, आर सदिश क्रॉस एफ सदिश होता है, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। ओके चलो इसके बाद में अपन बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में एक चीज मैंने आपको बताई थी कि टो बराबर आपके पास में क्या होता है अभी, आर एफ साइन थीटा, ये इसका परिमाण हो गया। तो यहां से आपके पास में टो बराबर एफ, और आर साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं भी, आर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, जो मैंने आपको बताई थी आघूर्ण भुजा, ठीक है ना। तो एफ इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, आर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर आपको। चलो इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन के बाद से बात मैं समझा रहा हूं यहाँ पर आपको। कोई भी मान के चलेगा इस प्रकार से अपने पास में एक पहिया है, एक व्हील है, और इस व्हील की जो त्रिज्या है वो कितने देगी आपके पास में, 2 मीटर। यहां पे अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से 2 फोर्स लगाते हैं ध्यान से। एक तो फोर्स अपन लगाते हैं इस प्रकार से स्पर्शिका के अनुदिश, ये वाला फोर्स हो जाएगा आपके पास में 10 न्यूटन। एक अपन फोर्स लगाते हैं इस प्रकार से यहां पे, और यहां पे ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा आपके पास में, 30 डिग्री। ये वाला फोर्स भी कितना हो जाएगा आपके पास में, 10 न्यूटन, ठीक है। और एक फोर्स अपन लगाते हैं इस प्रकार से यहां पे, एक फोर्स अपन यहां पर लगाते हैं इस प्रकार से यूं, ये वाला फोर्स लगाते हैं इधर की तरफ, और ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है, 53 डिग्री। और ये वाला फोर्स भी कितना देगा आपके पास है, 10 न्यूटन देगा। तो आपको क्या करना है भी, इस वस्तु पर कुल बलागुण है वो कैलकुलेट करना है भी, टॉर्क कैलकुलेट करना है भी, ठीक है ना। तो टॉर्क अपन किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, तो मैं लिख देता हूं, कुल बलागुण ज्ञात करना है। तो चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन, अपन देखिएगा। देखो ध्यान से, एक एक फोर्स को अपन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो फोर्स है, कोई भी जो बल है उस बल का उसकी जो उसका जो स्थिति सदिश उसके लंबवत घटक आपको लेना भी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास फोर्स हो गया, और इस फोर्स का आपके पास ये स्थिति सदिश हो गया, और इस बल से ये लंबवत खुद ही लंबवत है, तो लंबवत घटक लेने की आपको जरूरत ही नहीं है, ये पूरा बल ही इस रेड लाइन के लंबवत हो देगा। तो टो बराबर क्या होता है आपके पास, आर इंटू एफ होता है। तो यहां पर आपके पास में टो बराबर आर इंटू एफ, तो आर कितना देगा आपके पास है 2, और
एफ कितना देगा आपके पास में भाई 10, तो 2 × 10, ये तो क्या देगा आपके पास है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी कैसा हो गया एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये इसको कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज होता है उसको अपन क्या लेंगे भी माइनस लेंगे, क्या लेंगे माइनस, कैसे, क्योंकि क्लॉकवाइज जो टॉर्क होता है उसकी डायरेक्शन होती है अंदर की तरफ। चलो इसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे इस 10 का इधर की तरफ तो कंपोनेंट क्या देगा आपके पास है 10 cos 30, इसका इधर की तरफ कंपोनेंट क्या देगा आपके पास है 10 sin 30। sin 30 कितना होता है 1/2, तो कितना देगा आपके पास है 5 बन जाएगा कंपोनेंट, कितना बन जाएगा 5। और अपने को है ना इसका जो स्थिति सदिश है इसके लंबवत वाला ये जो घटक है ना, ये वाला घटक ही आपको चाहिए भी, ठीक है ना। तो टो बराबर क्या होता है आपके पास r × f, तो r तो कितना देगा आपके पास है 2, और f कितना देगा आपके पास है 5, तो इसको भी अपन लिख देंगे 2 × क्या देगा 5। अब ये भी प्लस है कि माइनस अपन देखते हैं, देखो ये जो 5 है ये भी इसको इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं और क्लॉकवाइज वाले को अपन माइनस लेके चल रहे हैं, तो ये आपके पास माइनस हो गया। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं इस फोर्स की, तो इस बल का इधर की तरफ तो घटक क्या देगा आपके पास है 10 cos 53, और cos 53 कितना होता है 3/5, तो ये तो आपके पास है 6 हो जाएगा, और इधर की तरफ कितना देगा आपके पास है 8 हो जाएगा। अब ये जो 8 है, ये 8 की तो ध्यान से देखना, तो वो लाइन ऑफ एक्शन है वो इसके गुणनक से गुजर रही है, इसका तो कोई टॉर्क नहीं आएगा, तो टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा अभी 6, तो इस 6 का कितना देगा अभी टो बराबर r × f, r कितना देगा आपके पास है 2, f कितना देगा आपके पास है भाई 6, तो इसको अपन बोलेंगे 2 × 6। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे भी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके पास जो 6 न्यूटन है ये इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, कैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क है इसको अपन क्या लेते हैं भी प्लस लेते हैं। तो चलो करते हैं सोल्व करते हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास 10 × 2 कितना देगा -20, और 5 × 2 कितना देगा 10, तो -30, तो ये आपके पास -30 और प्लस का 6 × 2 कितना देगा आपके पास 12, तो यहाँ से आपके पास कितना देगा -18 न्यूटन इंटू क्या देगा आपके पास मीटर, और -18 माइनस का साइन यहाँ पे क्या बता रहा है अभी, माइनस का ये बता रहा है कि डायरेक्शन इसकी कैसी भी क्लॉकवाइज है, तो ये जो पहिया है वो अल्टीमेटली कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाला है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं ध्यान से, ओ के सापेक्ष ये हो जाएगा आपके पास ओ तथा पी के सापेक्ष बलागुण कैलकुलेट करना है। ये x हो गया, ये y हो गया, ये o हो गया 0,0, ये आपके पास है यहाँ पे फोर्स लग रहा है, और फोर्स कौन सी डायरेक्शन लग रहा है इधर की तरफ, कितना फोर्स लग रहा है अभी 10 न्यूटन, और यहाँ पर ये वाला जो कोण है वो कितना देगा आपके पास है 37 डिग्री। एक आपके पास है ये कोई पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम क्या देगा आपके पास है P, और P की जो कोऑर्डिनेट्स है वो x पे कितना देगा 0 और y पे कितना देगा आपके पास है 2, और ये वाली जो स्थिति है इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, जैसे मतलब Q बोल दो इसको आप, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 3,0, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है अभी, ओ के सापेक्ष बलागुण ज्ञात करना है। तो ओ के सापेक्ष बलागुण कैसे ज्ञात कर सकते हैं अभी, तो सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, टो अबाउट ओ के सापेक्ष बलागुण बराबर कैसे निकालते हैं दोनों से, ये मैं निकाल रहा हूं। देखो सबसे पहले ये जो फोर्स इस F, ये टो अबाउट ओ निकालेंगे बाद में, एक बार जो फोर्स है इस फोर्स के मैं कंपोनेंट्स बना देता हूं F फैक्टर बराबर, तो 10 का एक तो कंपोनेंट इधर की तरफ 10 cos 37 कितना होता है 4/5, तो 8 हो जाएगा, तो 8 i केफ, और प्लस क्या देगा आपके पास है 6 j केफ। अब ध्यान से देखना, तो इस O के सापेक्ष आपको Q का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, तो अपन क्या लिख सकते हैं RQ सदिश, तो
तो आर क्यू सदिश बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास हो जाएगा 3i क्यूब। तो अगर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे तो आपको ओ के सापेक्ष टॉर्क प्राप्त हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, वो तो आपको आता ही है, मैं करके नहीं बता रहा यहाँ पर आपको। तो टॉर्क अबाउट क्यू, टॉर्क अबाउट ओ बराबर क्या होता है आपके पास आर क्यू, ठीक है ना। और क्रॉस क्या हो जाएगा आपके पास एफ वेक्टर हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना आता ही है। और अगर आपको पी के सापेक्ष टॉर्क कैलकुलेट करना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा अभी, आर क्यू पी, यानी जिस बिंदु पर बल लग रहा है उस बिंदु का स्थिति सदिश अपने को चाहिए, जिसके सापेक्ष आपको बलागुण ज्ञात करना है उसके सापेक्ष। तो आर क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास आर क्यू, आर क्यू कितना हो जाएगा 3i के प्लस 0j के एफ, इसको अपन बोलेंगे 3i के एफ। तो माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, बताओ, ये आपके पास 2j के एफ हो जाएगा। और यदि आपको ध्यान से देखना देखो पी के सापेक्ष बलागुण चाहिए आर पी सदिश बराबर, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अभी, टॉर्क है ये, टॉर्क अबाउट पी बराबर आर क्यू पी सदिश, और क्रॉस क्या हो जाएगा आपके पास, बताओ, एफ सदिश। तो अगर आपने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो इस स्थिति में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा अभी, पी के सापेक्ष टॉर्क प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो टॉर्क है उस टॉर्क के बारे में बेसिक बातें बता दी है, और टॉर्क पे एक दो क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अगले लेक्चर पर मैंने आपको टॉर्क के बारे में जो जो बातें बताई है वो बातें अगर आप अच्छे से पढ़ के आओगे, सीख के आओगे, तो टॉर्क में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और टॉर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल मोशन का, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इन सारी की सारी चीज़ों को आप नोट करें, फिर अपन मिलते हैं अगले लेक्चर पर।